सर, आप जिन लोगों के बीच में जाते हैं, जहाँ जाते हैं, सर आपकी पोशाक और मेन चीज़ जो है आपके गमछे का बड़ा ज़िक्र होता है कि सर हमेशा आपका गमछा आपके सीने पे रहता है। तो सर आप क्या दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? और सर मान लीजिए कि आपको एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो सर आप एक दिन में क्या करना चाहेंगे सर? एक दिन का प्रधानमंत्री तो कुछ नहीं कर पाता है साहब। ये 11-12 साल वाले नहीं कर पाए तो आप मुझसे कैसे उम्मीद करते हैं कि एक दिन में काया नहीं सर। पलट। तो ये बड़ा कठिन सवाल आपने कर दिया एक दिन वाला। तो सबसे पहला सवाल कि राजनीति के मामले में, एक राजनीति के क्षेत्र में आपका सबसे आदर्श नेता कौन है? देखिए अब आपने फिर मेरे से कठिन प्रश्न कर दिया। मैं नेता नहीं हूँ तो मेरा कोई नेता आदर्श नहीं है। मैं खुद ही नेता नहीं हूँ ना, समस्या सामाजिक क्षेत्र में सारे लोग आदर्श होते हैं। नेतागिरी में आदर्श होना बड़ा मुश्किल का काम होता है। नमस्कार, पब्लिक पॉइंट में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शानू जैन और आज के इस शानदार से पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जनप्रतिनिधि की जिन्होंने इंजीनियर का सफ़र छोड़कर जनता की सेवा करना उचित समझा और राजनीति के मैदान पर उतर आए। तो आइए, आज एक ऐसे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अशोकनगर विधायक इंजीनियर हरि बाबू राय। तो सर, आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। थैंक यू। तो आइए देखते हैं इंजीनियर से जननेता हरि बाबू राय तक की कहानी। तो सर, सबसे पहले तो सवाल ये है कि हम बात करते हैं ग्वालियर संस्थान से आपने इंजीनियर का अध्ययन किया और बीई की डिग्री हासिल की। फिर इसके बाद सर क्या हुआ कि इंजीनियर से एक जनता की सेवा करना आपने उचित समझा और अचानक क्या हुआ कि हरि बाबू राय ने आरामदायक पेशा छोड़कर जनता की सेवा के लिए मैदान में उतर आए। मैं आप सभी पूरी टीम का, आज तक का, पब्लिक पॉइंट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। और जैसा कि आपने मुझसे पूछा, मैंने सन 85 में माधव इंजीनियरिंग कॉलेज से बीई की डिग्री हासिल की थी और इसके बाद मैंने 23 साल शासकीय सेवा की है। परंतु मेरे परिवार में मेरे बड़े भाई के अचानक स्वर्गवास हो जाने से मैंने इस्तीफ़ा देकर अपना घर का जो काम था उसे संभालने के लिए मैं वापस लौट आया। और मेरा कोई राजनीतिक जीवन या वंशानुगत ऐसा नहीं है। मैं वास्तव में यहाँ आया, अपना काम धाम, खेती किसानी या अन्य जो मेरे काम हैं वो मैं करता रहा, पब्लिक से जुड़ा रहा। सामाजिक कार्यों में मेरी हिस्सेदारी शुरू से ही थी, भले ही मैं नौकरी पेशा था तब भी थी, आने के बाद भी रही। मैं लोगों के पास आता जाता रहा, सुख दुख में वो मुझे बुलाते रहे। बहुत सारे यहाँ पर ग्रुप हैं जो जनता की सेवा करते हैं, वो मुझे जोड़ लिए और मैं धीरे धीरे सामाजिक कार्यों में यहाँ ज़्यादातर जुड़ गया। अच्छा, तो कह सकते हैं कि अचानक से इंजीनियरिंग की जो जीवन रहा, आपका जो सफ़र रहा, उस सफ़र से इतना जुड़ाव हुआ कि लोगों की समस्याओं को आप समझे और उन समस्याओं से जुड़े। मेरी ये व्यक्तिगत रुचि शुरू से रही है सामाजिक कामों की, मुझे अच्छा लगता है और मैं आज भी उसी में जुड़ा हुआ हूँ। राजनीतिक जीवन अपनी जगह पर मैं सामाजिक जीवन में ज़्यादा रहता हूँ। किसी के सुख में दुख में, किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति का हो, कि कोई छोटा अमीर गरीब, ये मेरी परिभाषा में आते नहीं हैं, मुझे सब एक से लगते हैं। और मुझे भारतीय जनता पार्टी 2017 में, यहाँ पर सिरही जी उस समय हमारे जिला अध्यक्ष थे भाजपा के, वो मुझे साथ में ले गए। उन्होंने मुझे मोर्चे का अध्यक्ष बनाया और मुझे जिले में काम करने का, राजनीतिक क्रियाकलापों में शामिल होने का भी मौका मिला, सामाजिक कार्यक्रमों के साथ साथ। फिर 2020 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ, आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार गिरी, उस वक्त मुझे माननीय कमलनाथ जी, माननीय राजा साहब, आदरणीय जयवर्धन सिंह जी और सभी जो हमारे वरिष्ठ नेता कांग्रेस के उस समय थे, उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि तुम कांग्रेस पार्टी में आ जाओ तो हम आपको चुनाव लड़ाने
का सोच रहे हैं, तो मैंने ठीक है मैं आ जाता हूँ, और बहुत सोच विचार करने के बाद मैं चला गया। उन्होंने मुझे 2023 में टिकट दिया, और जनता ने मुझे वोट तो दिया, वोट आशीर्वाद के रूप में दिया, और मैं बड़े सरल, बहुत ही सरल तरीके से, मुझे ना चुनाव लड़ना आता, ना मैंने कभी चुनाव लड़ा, मैं पंच भी नहीं बना। ये तो जनता का आशीर्वाद है कि उन्होंने मुझे इतना मान सम्मान दिया, और मेरा भी यही सोच है कि मैं अपने पूरे कार्यकाल में सुख शांति लाने का प्रयास करूँ इस क्षेत्र में। लूट खसोट मेरी सोच में नहीं है, ना मैं ये कर सकता, ना मैं जनता के विश्वास को धोखा दे सकता। मैं उसी हिसाब से पहले था, जैसा आज हूँ, हमेशा रहूँगा, ऐसा ही जीवन कट जाए, ये मेरी सोच है। अच्छा, तो आज हम विपक्ष पार्टी में हैं और आप विपक्ष के जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन आप सर भाजपा, आज की जो सरकार जो सत्ता में है, भाजपा सरकार के कार्यों को आप किस नज़रिए से देखते हैं? जो सरकारें बनती हैं वो पब्लिक के द्वारा ही बनती हैं, पब्लिक ही बनाती है, और पब्लिक का काम उन्हें करना पड़ता है, और सरकारें काम भी करती हैं, पर भेदभाव, पक्षपात, ईडी, वो क्या क्या होता है, सीबीआई, इस प्रकार के जो चीज़ें होती हैं, वोट खरीदना, ये वोटिंग मशीन में हेर फेर कर देना, और अपनी सत्ता का पूरा हाँ सर, ताकत लगा के आजकल लोगों वोट को चोरी का, दबाना। वोट चोरी का भी मुद्दा हाँ उठा हाँ है। बिल्कुल उठा है साहब। और अभी SIR में अभी भी 20-20, 30-30 नाम एक एक घर में फिर जोड़ दिए गए हैं। जो कांग्रेस के जो वोटर हैं, उनको फार्म 7 भर करके, फर्जी फार्म भरा करके उनके नाम काटे गए हैं। हमने इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और लिखा पढ़ी भी की है, बहुत सारा मीडिया ने भी इसे उठाया, आप सब लोगों ने। लेकिन अभी भी बहुत फर्जी नाम उसमें जुड़े हैं। मेरा यह सोचना है, मैं तो मांग करता हूँ निर्वाचन आयोग से कि मतदाता सूचियों को दोबारा से फिर तैयार किया जाए, और जो अभी भी 100 50 नाम एक एक घर में फिर जोड़ दिए गए हैं, इन्हें शुद्ध कर दिया जाए। अभी मतदाता सूची का शुद्धिकरण नहीं हुआ है। आगे चल के कुछ ऐसा सर खुलासा हो सकता है कि सर कहीं ना कहीं हम अगर अपनी जिद पर अड़े रहे, तो सर आपको क्या लगता है, एक नज़रिया आपका क्या कहता है कि कितने साल और लग जाएंगे हमारी सरकार आने में? इतिहास हमेशा दोहराए जाते हैं, इतिहास बदलते रहते हैं। तो समीकरण जब बनते हैं, आप ये देखिए कि नीतीश कुमार जी को एक दिन में हटा दिया। क्या हमने सोचा था जब सरकार बनी थी कि नीतीश कुमार जी अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे? तो राजनीतिक परिवर्तन होते हैं, और कांग्रेस की सत्ता अब आने का समय आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने इतनी अशांति जनता के बीच में फैला दी है, खरीद फरोख्त, लूट खसोट, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से तंग आ चुके हैं लोग। आने वाला आप समझिए कि मध्य प्रदेश में 2028 में कांग्रेस की सरकार बड़े अच्छे बहुमत से बनेगी, और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगली बार नहीं बनेगी। ये पूरा माहौल ऐसा बन चुका है। अच्छा सर, लगभग 5 साल पहले आप भाजपा में थे, लगभग 5 साल पहले, और 2020 के करीब आप कांग्रेस का हाथ थाम लिया। कुछ ऐसी सर वजह बताइए कि जिससे आपने भाजपा से दूरियां बना ली। मेरा मन तब खराब हो गया, खिन्न हो गया, जब खरीद फरोख्त की, विधायकों को खरीदा। तो जब लोकतंत्र में चुने चुनाए व्यक्ति बिकेंगे और उन्हें खरीदा जाएगा, तो फिर चुनाव का मतलब ही खत्म हो जाएगा। तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि जो पार्टी दीनदयाल जी के सिद्धांतों की दुहाई देती है, उनके अनुसार चलने की बात करती है, तो दीनदयाल जी अगर जिंदा होते तो वो ये सब देख रहे होते, तो मुझे नहीं लगता वो भी मेरे जैसा पार्टी छोड़ देते, या वो उस काम को छोड़ देते। सही है। तो इसलिए मेरा मन हुआ कि मैं अब ऐसी पार्टी में नहीं रहूँगा जहाँ पर इस तरीके के कृत्य होते हैं, इसलिए मैं कांग्रेस में। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि भाजपा से नहीं, भ्रष्टाचार से दूरियां बना ली। मैं थोड़ा दूसरे विचारधारा का हूँ, चाहे कोई सी भी सरकार हो। जी। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। मुझे राजनीति से ज़्यादा मेरी विचारधारा है। मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं विधायक बनूँ, जी। ना बनूँ, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है विधायक बनने की तमन्ना नहीं है, नहीं नहीं, ऐसा मेरा कुछ नहीं है। मुझे जनता ने आशीर्वाद दिया, मैं विधायक कहाँ से बन जाता? मैं विधायक बनने की स्थिति में ही नहीं हूँ। मुझे तो बनाया है लोगों ने। जी। आज के युग में मुझे विधायक बनाया है, तो मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मेरे जैसा छोटा सा व्यक्ति और जनता ने आशीर्वाद देकर विधायक बनाया। मैं आगे की तो सोच भी नहीं सकता। जी।
क्या बात है सर। अक्सर जहाँ देखते हैं सर, जहाँ आपको सुना है जब आप विधायक बने, जब जनता अशोकनगर की जनता ने आपको चुना, तब सर आपके बयान में सुना गया, देखा गया कि आप सर पार्टियों के बीच में एकता की बात करते हैं। एक बयान में आपने कहा कि फ़ेसबुक की बातें विवादों का माहौल पैदा करती हैं, भाजपा कांग्रेस तो होती ही है, हार अपनी जीत है और जीत अपनी हार है। लेकिन इसमें सर कह सकते हैं कि ये आलोचनाएँ सर पार्टी के बीच में होती हैं, पार्टी के बीच में विवाद होते हैं, कटाक्ष भी होते हैं। तो सर इस सब के चलते एकता की बात कैसे हो सकती है? सर पार्टियों के बीच में एकता कैसे हो सकती है? देखिए, मेरा विचार तो हमेशा ये रहा है कि हम भारत देश के लोग, हम सब एक, अशोकनगर के लोग, चाहे प्रदेश के लोग, हम सब एक, हमें जीना यहाँ, मरना यहाँ, रहना सबको साथ में। तो हम व्यक्तिगत इन चीज़ों को लेकर के बुराई पैदा न करें, एक दूसरे से दुश्मनी ना लें। चुनाव होते हैं, जनता जिसे जिताती है वो जीत जाता है, चाहे वो सरपंच हो, चाहे पंच हो, चाहे किसी तरह का व्यक्ति हो। हमको इसे व्यक्तिगत तौर पे दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए कि मैं बन जाऊंगा, मेरी सरकार बन जाएगी तो तुम्हें मैं FIR करा दूंगा, तुम्हें बंद करा दूंगा, तुम्हारी ज़मीन लूट लूँगा, तुम्हारे पैसे लूट, ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। नहीं सर, जैसे कोई भी आपने पार्टी हो, जी, आपने कहा कोई भी पार्टी हो, मैं कभी पार्टी, मेरे पास सभी पार्टी के लोग आते हैं, सभी पार्टियों के जिला अध्यक्ष आते हैं, मैं भी उनके पास जाता हूँ, डिस्ट्रिक्ट में हम सब इकट्ठे होते हैं। मैं कभी किसी की कोई बुराई व्यक्तिगत करता ही नहीं हूँ, मेरे सिद्धांत में नहीं है। अब इसे कोई खुशी मान ले। सर आपने कहा कि मैं व्यक्तिगत बुराई नहीं करता हूँ, और अगर वो व्यक्ति एक अच्छे पद पर है, बड़े पद पर है और वास्तव में वो बुरा है, कहीं न कहीं ये देश हित में सही नहीं हो रहा है, तो सर उसका विरोध करना तो बनता है ना? वो अलग चीज़ है कि उनकी विचारधारा के कारण हमारे देश पर, हमारे समाज पर प्रभाव पड़ रहा है, तो वो मैं बोलता हूँ। पर कोई ये कहे कि इंटेंशनली आपको किसी बात को लेके बोलना है, वो मैं नहीं बोलता। जब जनहित की कोई बात आएगी, उसकी विरोध में कोई चीज़ आएगी तो मैं बोलता हूँ, पर मेरे विरोध में कोई बोलता है, उसके विरोध में मैं नहीं बोलता हूँ, उसे मैं व्यक्तिगत नहीं। ये सर ये एक वास्तविकता है आपकी, और ये चीज़ मैंने देखी जज की। ना सिर्फ एक ऐसा उदाहरण आपके बयानों में देखा गया, जबकि यह आपने उदाहरण बताया भी सभी को। जैसे आप जब विधायक बने, तो पूर्व विधायक रहे जसपाल सिंह जज्जी, अचानक से उनका स्वास्थ्य खराब होता है और आप भी उनके दुखों में शामिल होने के लिए कहीं जाते हैं। तो सर कहीं न कहीं ये आपकी अच्छाई है, और हमारे सभी दर्शक जानते हैं कि ये एक वास्तविकता है और होना भी चाहिए। हर एक विधायक, हर एक जनप्रतिनिधि के अंदर ये चीज़ होना चाहिए। मैं चूँकि जी। यहीं आपको थोड़ा-सा बोल रहा हूँ, फिर भूल सकता हूँ। जी, मेरे से ज़्यादा बेहतर हैं जजपाल सिंह जज्जी। मैं क्यों कह रहा हूँ कि व्यक्ति हारने के बाद अपने प्रतिद्वंदी जो जीतता है उसके बारे में कई प्रकार की बातें करते हैं, कई प्रकार की भावनाएं रखते हैं। पर मैं जजपाल सिंह जज्जी की यहाँ तारीफ़ इसलिए करूँगा कि जिस दिन हमारी काउंटिंग हो रही थी, मैं और जजपाल सिंह जी दोनों साथ में भोजन किए, साथ में चाय पिए, पूरे दिन साथ रहे। कल भी वो मुझे मिले थे, कल भी हमारी मुलाकात हुई, हम साथ में ही बैठते हैं, ऐसे ही बैठते हैं, साथ में ही खाना खाते हैं, साथ में ही रहते हैं, कथा भागवत भी साथ में ही सुनते हैं। तो उनका व्यवहार जो है वो मुझसे ज़्यादा बेहतर है मेरे प्रति। क्या बात है सर। लेकिन आप जहाँ जाते हैं आपकी मुस्कुराहट का अक्सर जिक्र होता है सर। कहीं जनता के बीच में ये मुस्कुराहट कुछ तो बयां करती है सर, क्या कहना चाहते हैं? मेरा क्या बचपन संदेश देना चाहते हैं दर्शकों को? मेरा तो बचपन से नेचर है और ईश्वर का दिया हुआ उपहार है। इसमें मेरा कोई ये उदाहरण नहीं है। मुस्कुराहट हो चाहे जैसा, मेरा जो कुछ भी है जनता के बीच में बिल्कुल साफ़ सुथरा है, और मैं चाहता हूँ कि बस ऐसा ही बना रहा है अंतिम सांस तक। मैं ये नहीं कहता कि 2 साल की 4 साल, जब तक जीवन है ऐसा ही लोगों के बीच में, बस ऐसा ही बिल्कुल जीरो टेंशन में जीवन जी लें। इससे बड़ी उपलब्धि नो टेंशन, मतलब नो टेंशन। सर ये बहुत कम देखने के लिए मिलता है कि आज हमारे शहर में लाखों परिवारों का आपके प्रति प्यार है। और सर एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इतना लोड, इतना टेंशन हर विधायक के मन में रहता है कि कहीं ऑफिसों में, लेकिन आप सर ये मुस्कुराहट, सर ये टेंशन फ्री वाली बात है, लेकिन फिर भी इतना खुश रहना कैसे संभव हो सकता है सर? देखिए, दिन और रात हर दिन होते हैं,
24 घंटे हम ये मानते हैं कि ये रहता है। जी तो हम 24 घंटे हमें काम करना है, चाहे जैसे करना है। उससे 24 घंटे को हम 25 तो कर नहीं सकते। तो इन जितना भी हमें समय मिलता है जी हम उसमें ये प्रयास करते हैं और हमें तो अच्छा लगता है। आप तनाव मुक्त रहिए, आपको सब चीज़ सरल रखेगी और दुनिया भर की पंचायत पालेंगे और कुछ कुछ सोचेंगे, दिमाग में कचरा भरेंगे तो मुझे लगता है कि 1 घंटा भी नहीं कटता। तो हमें तो लगता है कि ये 24 घंटे 72 घंटे का दिन हुआ करे तो हम और ज़्यादा लोगों से मिल सकते हैं। तो ये हमारी भावना रहती है। बहुत खूब सर। आज आप विपक्ष के नेता हैं क्योंकि सत्ता में अभी भाजपा की सरकार है। इस वक्त आप कांग्रेस के विधायक के पद पर हैं। तो जब आप जनता की आवाज़ को लेकर के, उनकी परेशानियों को लेकर के, शहर के विकास के मुद्दों को लेकर के जब आप सरकार के समक्ष रखते हैं तो उन विषयों को कितनी गंभीरता से लिया जाता है? देखिए, मुझे कोई परेशानी अभी 2.5 साल में ऐसी नहीं आई। अधिकारी जो यहाँ हैं, जो वाजिब काम होता है वो कर देते हैं। मैं फ़ोन लगा दूँ, मैं लेटर लिख दूँ, मैं व्यक्ति को उनके यहाँ पहुँचा दूँ, तो जो काम होने लायक है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ना होने लायक नाजायज़ काम तो मैं स्वयं ही नहीं कहता किसी अधिकारी से कि इसे किया जाए। क्यों किया जाए नाजायज़ काम? जायज़ ही कर दें। और जायज़ काम हमारे पास इतने ज़्यादा हैं कि वे ही पूरे हो जाएं तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा है। और इधर-उधर की बात तो मैं करता भी नहीं। सही है सर। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सर, आप जिन लोगों के बीच में जाते हैं, जहाँ जाते हैं, सर आपकी पोशाक और मेन चीज़ जो है आपके गमछे का बड़ा ज़िक्र होता है कि सर हमेशा आपका गमछा आपके सीने पे रहता है। तो सर आप क्या दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? और दूसरी बात सर, आप हमेशा कुर्ते पजामे में रहते हैं, तो सर क्या कहना चाहेंगे कि स्वदेशी अपनाओ या भारतीय संस्कृति की पहचान, क्या संदेश देना चाहेंगे सर दर्शकों को? आपने मेरे गमछे की बात की। अभी आपने इतने समय में भी देखा होगा कि मैंने 2-3 बार मुँह पोंछ लिया। मुझे तो हाँ, पता हाँ, भी हाँ, नहीं था सर। कि ये क्वेश्चन करोगे। जी, तो मुझे आता है पसीना बहुत ज़्यादा, बहुत पसीना आता है मुझे। तो एक तो ये मेरा गमछा मेरा साथी है कि मेरा मैंने मुँह पोंछते रहता हूँ। अच्छा, फिर मुझे क्या हो गई, एक आदत सी पड़ गई है शुरू से। तो मुझे लगता है कि मैं अगर ये नहीं रखता हूँ साथ में तो जैसे मेरा कोई साथी रह गया, ऐसा मुझे लगता है। अब चर्चा की बात तो देखो साहब होती होगी, उसके बारे में तो ठीक है। और आपने मुझसे कुछ पूछा था, जैसे बोलते-बोलते भूल गया। क्या अभी और क्या पूछा था ये क्वेश्चन? आपकी पोशाक। हाँ, अब क्या है, ये बड़ा आरामदायक है। इसमें कहीं भी बैठ जाओ। अब मुझे धरना प्रदर्शन पे आके एक बार अभी मैं घूरे पे बैठ गया था, डीपी के नीचे लगा था, उसमें बैठ गया मैं। तो इसमें बड़ा आराम रहता है साहब, गर्मी नहीं लगती, ढीला-ढाला अपना। और मुझे तो यही पसंद है, साधारण रहो। अब इसमें कुछ नहीं करेंगे। कहीं न कहीं यही आपके कारण है कि टेंशन मुक्त होने का हाँ। और जनता के बीच में रहने का सर, एक क्योंकि जो एक विधायक का पेशा होता है वो अलग होता है, लेकिन आप लोगों के बीच में घुले-मिले रहते हैं और जनता के बीच में अक्सर रहते हैं। तो सर ये आपसे जो सवाल मैंने अभी जस्ट पूछा था, तो उसका सर आपके लिए 4 ऑप्शन भी मैंने रखे हुए हैं यहाँ पर, कि क्या आप संदेश देना चाहेंगे दर्शकों के लिए, स्वदेशी अपनाओ, भारतीय संस्कृति की पहचान, या ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ाव, या फिर आप मानते हैं कि आज का ट्रेंड यही होना चाहिए? मैं तो जो कुछ आपने कहा जी, सबसे सहमत हूँ कि जी। वास्तव में ये हमारी भारतीय पोशाक है। जी, मेरे सामने भैया बैठे हैं, वो भी पहने हुए हैं। इसमें बड़ा आराम रहता है। तो अब इसे स्वदेशी अपनाएं, बहुत अच्छी बात है। ये गांधी जी का नारा था और हमारे देश में जो बनता है उसी का हम उपयोग करें। पीढ़ी की जो आपने अभी की जो बात कही वर्तमान में, क्योंकि पहनना अपनी अपनी मर्जी की बात होती है। अपन किसी को ये नहीं कह सकते कि तुम यही पहनो, पर इसमें आराम रहता है। जिसे आराम चाहिए वो इसी को पहने। और जैसे भैया टाइट जीन्स और वो पैंट पहना, ये बैठे भैया ये पहने हुए हैं। अभी जो मेरे साथ कहूँगा बैठ जाओ तो ये पहले तो सोचेंगे नहीं बैठूँगा, फिर मुश्किल से बैठेंगे। तो इसे पहनेंगे तो अच्छा रहेगा, और नहीं पहनेंगे तो कोई बात नहीं है। वो तो अपनी अपनी मर्जी है पोशाक। सही है सर। सर मान लीजिए कि आपको एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो सर आप एक दिन में क्या करना चाहेंगे ऐसा? एक दिन का प्रधानमंत्री तो कुछ नहीं कर पाता है साहब। ये 11-12 साल वाले नहीं कर पाए, तो आप मुझसे कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि एक दिन में मैं काया नहीं सर, पलट दूंगा? नहीं सर, एक 12 साल नरेंद्र मोदी जी को होने जा रहे हैं, तो आज तक आज जितनी तक आलोचना अगर
विश्व में किसी प्रधानमंत्री की या भारत में आज तक बने हुए प्रधानमंत्रियों की अगर सबसे ज़्यादा आलोचना हो रही है तो उनकी हो रही है। वो नहीं कर पाए तो मैं क्या कर लूँगा एक दिन। अच्छा, तो आपका सीधा सीधा कटाक्ष है कि 12 साल तक के प्रधानमंत्री आज कुछ नहीं कर पाए, तो एक दिन का प्रधानमंत्री क्या कर पाएगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो नमस्कार ही नहीं कर पाएगा, क्या कर पाएगा आप बता दीजिए। तो वैसे क्या है, आप कहें कि लिख के आदेश कर दो तो मैं पूरे विश्व के लिए कर दूंगा 1 घंटे में, उससे वो चीज़ हो थोड़ी आ जाएगी, फॉर्मेलिटी रहे, थोड़ी हो जाएगा। तो ये बड़ा कठिन सवाल आपने कर दिया एक दिन वाला। तो सर काफ़ी समय से आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, तो सर लगभग 2 साल पहले का आप एक्सपीरियंस बताएं कि क्या अनुभव रहा अशोकनगर की बड़ी समस्याओं को लेकर के? हाँ, आपने बड़ा दुखती रग पे हाथ रखा है। अब मध्य प्रदेश में हमारा ज़िला अति पिछड़ा ज़िला है। 78 साल आज़ादी के हो चुके हैं जी। यहाँ कोई उद्योग नाम की चीज़ नहीं है। बगल में सागर जिला है, तमाम उद्योग धंधे हैं बेतवा नदी के उस तरफ। इधर सिंध नदी है हमारे ज़िले के इधर पश्चिम में, उसके उस तरफ जाओ तो उद्योग धंधों का अंबार लगा है गुना जिले में। पर हमारा ज़िला रोजगार के लिए तरस रहा है। हमारे यहाँ के युवा भटक रहे हैं। यहाँ कोई उद्योग धंधा है, कोई फैक्ट्री, सिंचाई के साधन नहीं है, कोई ऐसी स्थिति नहीं है। ये कृषि प्रधान जिला है जी। पर सिंचाई के लिए बड़ी परेशानियाँ हैं। जल स्तर नीचे चला गया है जी। तो खेती पाती भी ठीक से नहीं हो पा रही है। वो तो भगवान कभी कभार ऊपर से बरसा देता है तो अच्छी खेती हो जाती है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पेयजल की अति समस्या है। हालांकि अभी एक योजना शुरू होने वाली है, वो जब तक नहीं होती है 4 साल लगें, 2 साल लगें, कितने लगें, अब बहुत बड़ा संकट पानी का आ चुका है गांव-गांव में और विभाग पूरा फेल है। यहाँ का जो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग है वो 0 विभाग है। तो अभी से मवेशी प्यास होने लगी गांव-गांव में। बहुत पिछड़ा जिला है साहब। यहाँ शिक्षा के मामले में कोई अच्छे महाविद्यालय यहाँ नहीं है। कृषि महाविद्यालय की यहाँ मांग बरसों से चली आ रही है। मेडिकल भी हमारे यहाँ की बड़ी ज़रूरत है, उसे भी कुछ नहीं किया गया है। यहाँ पर 4 लाइन कोई रोड नहीं है जिससे कि उद्योग धंधे विकसित हो जाए। अभी हम लोग 6 लाइन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं कि उसे मुख्यालय से जोड़ दें, तो उसमें सभी लोग कर रहे हैं और सभी की ज़रूरत है। यहाँ की नंबर 1 की मंडी है। यहाँ का पूरा गल्ला जो है ना, विश्व प्रसिद्ध गेहूँ यहाँ होता है, शरबती जो विदेशों में जाता है। बहुत बड़ा व्यापार यहाँ है हमारा खेती किसानी से संबंधित फसलों का। तो यहाँ रोड की बहुत बड़ी महती आवश्यकता है कि 4 लाइन 6 लाइन रोड यहाँ बने। यहाँ ललितपुर से हमारा NH-44 जाता है और इधर NH-46 जाता है गुना से। इन दोनों को यदि ललितपुर, चंदेरी, अशोकनगर से होकर गुना लिंकअप कर दें तो हमारा व्यवसाय बढ़ जाए। कुछ लोग बाहर के उद्योग धंधे वाले लोग भी यहाँ थोड़ा आकर्षित हो जाएं तो कुछ उद्योग धंधे लगाएं। तो सर आपका मानना है कि कहीं ना कहीं हमारे आज के लोग, बेरोजगार लोग जो हैं, बहुत पिछड़े हुए हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, और ऐसे में ही अचानक जब एक रैपिडो की सुविधा अपने अशोकनगर में आ जाती है और यहाँ पर टैक्सी वालों के धंधे जो हैं वो भी कहीं ना कहीं पीछे चले जाते हैं। मतलब सर अगर रोजगार का ना होना एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर व्यक्ति से रोजगार छीन लिया जाए तो सर उस चीज़ को आप किस नज़रिए से देखते हैं? सरकारों का ये दायित्व है। सरकारें चाहे जिसकी बनती रही हो, आगे भी बनेगी और अभी भी हैं। रोजगार मूलक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन होना ही चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे, चाहे वो युवा पढ़ा लिखा हो और चाहे वो बगैर पढ़ा लिखा हो, परिवार चलाना सबको पड़ता है। तो उसी उद्देश्य से यहाँ पे रोजगारों का विकास होना चाहिए जो शून्य है। और हमारे रोजगार करने, हमारे जो अनपढ़ लोग हैं वो बेचारे कहीं गुजरात जा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं, कहीं दिल्ली जा रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, अपना घर परिवार छोड़ के चले जाते हैं। और जो पढ़े लिखे हैं अब वो भी आप ये समझिए कि एक आउटसोर्स चला है, एक आउटसोर्स चला है ना। हाँ। वो बहुत बड़ा पढ़े लिखे लोगों के लिए एक अभिशाप है। सरकार को चाहिए कि सरकार पैसा देती है ना ठेकेदारों के जरिए, किसको? हमारे बेरोजगार भाइयों को। यदि ये सरकार उसे सरकारी नौकरी समझ के ही भर्ती कर ले तो जो उनको 18,000 की जगह 10,000 ठेकेदार दे रहा है तो उनको 18,000 मिलना शुरू हो जाए। पैसा तो सरकार के जा रहा है ना, पर एक बगैर पढ़ा लिखा
ठेकेदार, उसके मुंशी मुकद्दम, पीएचडी, एमए और जो भी बड़े बड़े पढ़े लिखे बच्चों को डांटते हैं, उनसे हरवाए जैसा काम कराते हैं, कितने शर्म की बात है। मैं तो सरकार से ये निवेदन करूंगा कि सीधी भर्ती करो ना, पैसा तो आपको ही लग रहा है तो उन्हें पूरा पैसा हाँ, भी मिलेगा। ये बात सही है। 100 आदमी लगाते, 100 आदमी का आप रजिस्टर मेंटेन करते हो और 50 से काम कराते हो और ओवर काम कराते हो, उनका शोषण करते हैं ये आउटसोर्स में। मैं सरकार से विनती करता हूँ कि इन बच्चों को सरकारी नौकरी के हिसाब से ही रखा जाए और बीच में ठेकेदार को हटा दिया जाए। आउटसोर्स तो हमारे पढ़े लिखे लड़कों के लिए अभिशाप है। तो बीच में सर जो ठेकेदारी वाली बात जब आपने की तब एक ख्याल आता है कि हर गांव में एक सरपंच रहते हैं, हर एक ठेकेदार के लिए अगर जनता के हित के लिए अगर सरकार कुछ पैसा उनके अकाउंट में डलवाती है, वहाँ भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है सर। अगर 1 करोड़ अगर रुपए आते हैं तो 1 करोड़ की जगह अगर 5 लाख में काम निपटा दिया जाता है। तो सर इन चीज़ों के लिए आप किस नज़रिए से? मैंने वही तो निवेदन किया आपके जरिए कि इनको सरकार ही रखे जी। जैसे ठेकेदार के जरिए हरवाई करवा रहे हो तो भैया सरकार के जरिए आप ही रख लो तो उन्हें पूरा पैसा मिल जाए। 100 की जगह 100 ही लग जाए, 100 की जगह वो 80-60 लगाते हैं और सबका पैसा निकाल लेते हैं तो वो तो खा ही लेते हैं। मतलब इसके अलावा इनकी वेतन भी खा लेते हैं, 18,000 की जगह 10,000 देते हैं। मेरे तो मतलब सर ठेकेदारों को ठेकेदार करके और खुद का लोड कम कर लेती है सरकार, तो गलत है जी। बेरोजगारों के साथ अन्याय है और उनके साथ बहुत बड़ा भेदभाव है सर। अगर आपके नज़रिए से देखा जाए तो अशोकनगर की सबसे बड़ी 5 समस्याओं का जिक्र कीजिए आप। अशोकनगर चिकित्सा के मामले में सबसे ज़्यादा पीछे है। यहाँ जब कभी कोई एक्सीडेंट होते हैं, लगातार हो भी रहे हैं, अभी तो पता नहीं भगवान क्या हो रहा है। सर एक्सीडेंट की बात करते हैं, अभी मामला एक सामने आया था कि सिविल सर्जन जो हैं हमारे सरकारी अस्पताल के, वही एक्सीडेंट कर रहे हैं, पीकर गाड़ियाँ चला रहे हैं और सरकारी वाहनों से टक्करें हो रही हैं। पीकर तो कोई भी चलाएगा, चाहे वो सिविल सर्जन हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, तो वो तो टकराएगा। तो मैं ये नहीं कहता कि वो पी के चलाए, कोई भी ना चलाए, नहीं एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन ये सरकारी वाहन में बैठ करके आप उस चीज़ का दुरुपयोग कर रहे हैं और सर उस सरकार के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। और सर एक मामला और सामने आया जिसमें अस्पताल की नर्स महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार किया गया। हाँ, आया था, काफ़ी हाईलाइट हुआ था और इनकी गाड़ी की जो मैंने टक्कर हुई थी वो भी काफ़ी हाईलाइट हुई। तो ये सब चीज़ें अशोभनीय हैं, ये नहीं होना चाहिए। हमारे लिए अनुशासन का पाठ भी पढ़ना है। और इसके बाद यहाँ पे शिक्षा का जो स्तर है वो अच्छा नहीं है। मैंने आपसे बोला ना कि कोई महाविद्यालय उस तरीके का नहीं है। अब इन्होंने क्या किया, हाँ एक और बड़ी मैं आपको जो मैंने खुद उसको जाके मौके पर किया है वो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे जो संदीपनी स्कूल खुला है, जिसे हम पहले CM राइज कहते थे, नाम बदला है उनका, संदीपनी, ठीक है। उसमें 14 स्कूलों को शामिल किया जा रहा था जी, बिना किसी व्यवस्था के। ना तो उनके लिए आने जाने का कोई साधन था, ना कुछ था, और स्कूल बंद किए जा रहे थे। तो हम लोगों ने विरोध किया, सामाजिक लोगों ने भी विरोध किया। फिर भी होते करते एक स्कूल मगरदा का आदिवासी मोहल्ले का इन्होंने उसमें शामिल कर दिया। उस स्कूल में ताला लगा दिया, ताला लगाया, हमने उसके फ़ोटो भी डाले थे, मैं वहाँ गया भी था। वो बच्चे जुलाई के बाद ना तो पढ़ने गए, एक स्कूल बंद हो गया, उसका कोई बच्चा पढ़ने नहीं गया, क्यों नहीं गया कि वो उसमें पढ़ाएंगे, वो संदीपनी में। तो संदीपनी में ना ले गए, ना वाहन दिया, ना कुछ दिया। आदिवासियों के बच्चे हैं, सवेरे से उनके माँ बाप चले जाते हैं मेहनत मजदूरी करने के लिए। एक जिस वर्ग के लिए सरकार इतना प्रयास करती है, वो बच्चे स्कूल ही छोड़ दिए। बहुत चैनल चली, बहुत अखबार छपे, दुनिया भर का सब कुछ हुआ, लेकिन आज तक उन बच्चों को लाने और ले जाने के लिए बस का उपलब्ध नहीं। 1 साल हुआ खराब हो गया। तो कहीं ना कहीं सर आप कहना चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा अशोकनगर पीछे है और बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। मैंने आपको उदाहरण दिया जी कि शिक्षा के मामले में हम बहुत पीछे हैं। खासकर अब आप गांव में देखिए, स्कूल गिर रहे हैं, अपने से ही छतें गिर रही हैं, बच्चे बाहर बैठे हैं, 3 बच्चे हैं, एक गुरुजी हैं, कहीं 5 गुरुजी हैं, 8 बच्चे हैं। तो वो सुविधानुसार है, सब कुछ चल रहा है। हम लोग शासकीय
विद्यालयों के पढ़े हुए हैं। जब देलान में बैठा करते थे, कुछ स्कूल नहीं थे, तो उस वक्त शिक्षा का इतना अच्छा स्तर था कि प्राइवेट स्कूलों को हम जानते ही नहीं थे कि प्राइवेट स्कूल भी होते हैं। पर अब सब प्राइवेट स्कूलों के ऊपर निर्भर हो चुका है। सरकारी 25,000 स्कूल मध्य प्रदेश सरकार बंद कर रही है। इसके बाद किसानों का, हमारा पूरा किसानों का ज़िला है, पूरा मध्य प्रदेश ही बल्कि पूरा भारत देश 80% किसानों पर निर्भर है। मध्य प्रदेश सरकार ने कहा था कि वो 2700 रुपये में गेहूँ खरीदेंगे, नहीं खरीदे। अब हमारे अब की बार 80% खेती हमारे यहाँ गेहूँ की है जी। पर अभी हम लोग बार बार आग्रह कर रहे हैं सरकार से कि आपने जो रेट निर्धारित किए आप उस पर गेहूँ खरीदो। पहले का बोनस भी इनने बहुत पहले का डाला है, वो पिछले साल का, अभी इस साल का डाला ही नहीं है, मतलब गत साल का वो भी नहीं डाला है। तो किसानों के साथ एक भाव किया, 3100 रुपये में धान खरीदने की बात करी थी, तो वो भी नहीं खरीदते। हमारे यहाँ के लोगों को उधर जाना पड़ता है, ब्यावरा तक कहाँ बेचने जाते हैं। सरकार वादा खिलाफी वादा कर रही है। तो सर मतलब ये कह सकते हैं। और सर आजकल तो ट्रेड डील जो कि हाँ, अमेरिका से और वो बहुत ट्रेड डील कर ली है। जी सर, वो बहुत मुद्दा बहुत उठा और उस चीज़ में ये भी रहा कि आगे चल के उसने ये डील भी की कि हमारे किसानों के सारे रास्ते हमारे अमेरिका के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने खोल दिए हैं। और आज 80 हज़ार करोड़ का घाटा 18% टैरिफ से एक देश की जनता पर लग रहा है। तो ये देश के किसानों से भरा जाएगा। तो इसमें सर आपको क्या लगता है आगे चल के अनाज के भाव और बढ़ेंगे, कम होंगे? सर क्या आप एक नज़रिया दे सकते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को? ये बहुत बड़ी समस्या पैदा कर दी है अमेरिका से ट्रेड डील करके। उनका जो भी फसल होगा, बड़े बड़े किसान हैं उनके पास, बहुत उत्पादन होता है वहाँ पर, तो उनसे हम जो आयात करेंगे उसका 0 टैरिफ है, कोई टैक्स नहीं है। और हमारे यहाँ का हम जो भी निर्यात करेंगे उस पर 18% से ऊपर या 18% तक के टैक्स। अब पिछली बार मक्का 800, 1000, 1200 तक बिकती। अगली बार तो कोई ख़रीदार नहीं मिलेगा क्योंकि सब कुछ वहाँ से आपको आने वाला है। वो सस्ता बेचेंगे, उनके यहाँ बहुत होता है ना, 1,000 बीघा के किसान है वहाँ पर। किसान ही वहाँ कोई करता नहीं है, वो क्या है पूरे बिजनेसमैन है। तो इसलिए किसानी जब कोई करता नहीं है तो ज़मीन ज़्यादा है कि किसान के पास, तो उनकी मक्का बिकेगी यहाँ आकर के 1,000। हमारे किसान को तो 1,000 में पैदा ही नहीं कर पाता, वो तो क्या बेच लेगा 1,000। तो आने वाला समय स्थिति बड़ी ख़राब हो जाएगी किसान की। किसान जैसे लहसुन को आजकल नदियों में और कहीं कहीं फेंक देता है ना, जब 2 रुपये किलो की स्थिति बनती है, ऐसा ही गेहूँ, चना, मक्का, मसूर, जो भी दाल दलहन, इनका हाल होने वाला है। किसान ख़त्म हो जाएगा ऐसे में। और सर एक और बड़ा मुद्दा है जो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ कि एपिस्टीन फाइल को लेकर के सर आपका क्या कहना है? जहाँ पर हर क्षेत्र में विपक्ष जो है वो पूरी दम से इस प्रश्न को उठा रहा है कि एक एपिस्टीन फाइल में नाम होते हुए भी हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो अमेरिका के सामने सरेंडर हो गए हैं। सर ये सारा मतलब कहने का मतलब एक कह सकते हैं कि देश को पूरी तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने बेच दिया है। तो सर क्या कहना चाहेंगे? और विशेष गौर कीजिएगा सर एपिस्टीन फाइल पर। ये सब दुनिया को पता चल गया है, छुपा कुछ भी नहीं है। बेशर्मी की जो हदें होती हैं वो भी पार कर गए। कई देशों के तो लोगों ने, जिन पर ये बात आई, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दी है, स्वीकार कर लिया है जो भी कुछ हुआ। पर हमारे यहाँ आज तक इस बात को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल चुप बैठे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं। वो कौन पुरी जी हैं जो इसमें लिप्त पाए गए हैं, एक मंत्री जी हैं, कोई सरदार जी, क्या नाम है उनका? हरदीप पुरी जी। हाँ सर। हाँ, तो उन्होंने तो पूरा इसका वो मतलब इसके वो प्रबंधक हैं इस पूरे कार्यक्रम के, उनसे तक इस्तीफ़ा सरकार ने नहीं लिया। पूरा देश हमारा चिल्ला रहा है, हम शर्म से झुके जा रहे हैं। हमारे क्या कहें अब,
कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है इस तरीके के। भ्रष्टाचार सर इस मामले में इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया सर, भाजपा की सरकार को इस चीज़ का इतना तजुर्बा हो गया है कि राजनीति में खेला कैसे जाता है। सर आज अगर हमारे देश पर और लोकहित पर अगर कोई खतरा होता है जान का, तो भी सर कहीं ना कहीं टेंशन मुक्त हमारे प्रधानमंत्री जी दिखते हैं, जब चीन के टैंकर लगातार हमारे भारत के तरफ आगे बढ़ रहे थे और हमारे देश के लिए बहुत बड़ा एक खतरा था, तब शायद वहाँ के जो चीफ थे, सेना के जो नायक थे, उन्होंने कॉल करके कहा नरेंद्र मोदी जी को और बाकी कार्यकर्ताओं को, तब सर एक ही जवाब मिला, जो आपको उचित लगे वो करो। क्या सर ऐसे में क्या कहना चाहेंगे कि हमारे देश पर अगर कोई संकट आता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी इतनी सफाई से पीछे हट जाते हैं? अभी हम बीच बीच में जो राज्यपाल रहे हैं धनखड़ साहब जी, उन्होंने पूरी सच्चाई को भी रखा है इसी बात को लेके, पर उनको भी हटना पड़ा। आपको पता है जी, जो भी व्यक्ति किसी प्रकार की इस तरीके की बात करता है, देश हित की बात करता है, या कोई पार्टी करती है, हम कहते हैं कांग्रेस पार्टी करती है, चाहे वो लोकसभा में उठाती है, राज्यसभा में उठाती है, तो ये कौन की बात करते हैं? नेहरू जी की बात करते हैं, वंदे मातरम की बात करते हैं। ये ज्वलंत समस्याएं हैं, इनकी कोई वो बात नहीं करना चाहते। जब भी इनसे इनकी गलतियों के ऊपर कोई प्रश्न करता है तो ये उसको दबाने का प्रयास करते हैं, पुराने इतिहास में चले जाते हैं। वर्तमान में जो हमारा देश जूझ रहा है, हमारे यहाँ के नागरिक जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, सरकार का दायित्व होता है कि इनको सही करें, सुख शांति लाएं, सबको रोजगार दें, भाईचारा बनाएं, भ्रष्टाचार खत्म करें। उस पर उनका कोई ध्यान नहीं रहता है, फालतू बातें करना शुरू कर देते हैं और संसद का समय हो चाहे किसी का हो उसे बर्बाद कर देते हैं। तो इन्हें कोई लोक लाज जैसी बात करते हैं। तो सर आपका सीधा कटाक्ष है कि वंदे मातरम पर जो राजनीति हुई, राजनीति ही थी वो, राजनीति और ही थी वो। और सर लोगों का, देश हित का जो संसद में जो सवाल रखे जा रहे थे, कड़े गहन सवाल थे, उन पर उनके जवाब हमारी आज की सरकार के पास नहीं थे और ध्यान भटकाने के लिए वंदे मातरम जैसे मुद्दों को उठाया गया। मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ जी कि हम पूरे भारत देश के निवासी जी, सब उतना ही वंदे मातरम गा रहे थे, उससे ज़्यादा गा रहे थे क्या नरेंद्र मोदी जी? या पूरा नरेंद्र मोदी जी ने कभी वंदे मातरम गाया है? किसने गाया होगा? अभी तो ये लोकसभा में उठा के ऐसी बातें कर रहे हैं। जबकि इसका उल्लेख तो हमारी सरकार, जब कांग्रेस सरकार थी तब हुआ। नहीं, यदि ये गाते रहे हों और अन्य लोग नहीं गा रहे हों तो बोलते कि हम तो शुरू से ही गा रहे हैं, जब से पैदा हुए हैं पूरा का पूरा, तो बात समझ में आती कि दूसरे नहीं गा रहे हैं। तो ये मुद्दे भटकाने की बात है। सरकार को अपना काम करना चाहिए। सरकार, जनता ने आपको बनाया है, जनता के विश्वास पर खरे उतरो। पहले भी 3 काले कानून लाए थे, 800-900 किसानों को अपने बलिदान देना पड़ा, तब कहीं जाके वो 3 काले कानून वापिस हुए। अब वो अमेरिका से ट्रेड डील करके वो 3 काले कानूनों से भी ज़्यादा भयानक निर्णय ले लिया गया है। किसान ख़त्म हो जाएगा 2-3 साल के अंदर। देखिए अब क्या होने वाला है। सर आजकल हमारे जो आदर्श नेता हैं माननीय राहुल गांधी, तो सर उन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि सर अशब्द भाषा का प्रयोग करते हैं और कांग्रेस के जो अनेक सिपाही हैं, सांसद महिलाएं हैं, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर हमला करने के लिए अग्रसर हुई। तो सर इस तरह की बात है, सर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब कोई इस तरीके की बात आती है, चाल चरित्र की जी, या किसी प्रकार की महिलाओं से संबंधित बात आती है, तो महिलाएं ही आगे आती हैं। तो सदन में सबको अपनी बात रखने का, एकजुट होकर के रखने का सबको अधिकार है। महिलाएं, एक प्रधानमंत्री को महिलाएं कैसे कुछ कर सकती हैं? और ऐसा कोई नहीं कर सकता है। ये सब प्रोपोगंडा बना लेते हैं, इससे छवि खराब होती है। मैं तो इस बात को असत्य मानता हूँ, बिल्कुल सही नहीं है कि महिलाएं आक्रमण कर देती। वो तो लोकसभा स्पीकर जी कभी कुछ भी बोलते हैं, कभी कुछ भी बोलते हैं, और ऐसा नहीं। उनको तो सर अभी अरेस्ट भी कर लिया गया है और शायद बाहर निकल आए हैं वो, लेकिन इस चीज़ का कभी खुलासा हुआ था कि ओम बिरला जी जो हैं वो भाजपा की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं।
कर ही रहे हैं, दुनिया देख रही है, लाइव चलता है, पूरा सदन पूरा लाइव चलता है, वो सब कोई देख रहा है। लेकिन क्या किया जाए साहब, थोड़े दिनों की बात और है। अब ये या तो 2028-29 तक ये अपने आप ही निपटे जाते हैं या फिर जनता ही नहीं निपटा देती। क्या आप एवरेज लेके चलते हैं कि कितना समय और लगेगा हमारी सरकार आने के लिए? सरकारें हमारी आपकी नहीं होती, सरकारें तो जनता की होती हैं। और जब कोई भी सरकार जनता के लिए परेशानी पैदा कर देती है, जनता दुखी हो जाती है, तो आप समझिए कि सद्दाम हुसैन जैसे लोगों को खंदक में जाकर जनता मार देती है। और जबकि सर हमारी कांग्रेस सरकार जो है वो तो स्टार्टिंग से ही आगे रही है, और ये तो हमारी बनाई हुई सरकार है जो आज नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं। क्या कह सकते हैं आप? सरकार तो जनता की बनाई हुई होती है। हम में और आप में से कुछ लोग इधर के उधर बिक जाते हैं, स्वार्थ के कारण दब जाते हैं, सिद्धांतों को भूल जाते हैं, और जो सरकार नहीं बनना चाहिए उसमें शामिल हो जाते हैं, जो बगैर जनमत की होती है। लेकिन जब इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे होकर सरकार बना लेते हैं, और वो सरकार आस्थिर सरकार होती है, जन भावनाओं के प्रति खड़ी नहीं हो पाती है। तो सर मैं बस आपका 5 मिनट का समय और लूँगा एक रैपिड फायर राउंड के लिए, तो जिसमें सर आपको बहुत शॉर्ट में आंसर देना है। तो सबसे पहला सवाल कि राजनीति के मामले में, एक राजनीति के क्षेत्र में आपका सबसे आदर्श नेता कौन है? देखिए, अब आपने फिर मेरे से कठिन प्रश्न कर दिया। मैं नेता नहीं हूँ तो मेरा कोई नेता आदर्श ही नहीं बन पाया। मैं खुद ही नेता नहीं हूँ ना, समस्या तो है। मैं तो सामाजिक व्यक्ति हूँ जी। अब सामाजिक क्षेत्र में बहुत सारे लोग आदर्श होते हैं, नेतागिरी में आदर्श होना बड़ा मुश्किल का काम होता है। तो मैं इस बारे में ये नहीं कह पाता कि मैं थोड़ा कमलनाथ जी को ज़रूर ये मान लेता हूँ कि जो वो कहते हैं वो करते हैं, बड़ा कम बोलते हैं, और मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर है। और बाकी मुझे नेतागिरी आती नहीं है, तो मैं ज़्यादा अभी तक ये सोच भी नहीं पाया कि कौन आदर्श है और नहीं सर, ये तो मैं तो आपने अपना काम करता हूँ। ये तो सर आपने सिर्फ एक नेता के नज़रिए से कहा, लेकिन एक आम जनता होती है, आम जनता का भी एक नेता होता है, एक आदर्श नेता होता है। सर इसी के चलते एक अगला सवाल आपके बीच में है कि एक ऐसा दृश्य बताइए जो आपके बचपन में बहुत हाईलाइट हुआ हो, या एक ऐसा दृश्य जो आपको बार बार याद आता हो, या कुछ अलग हटके आपके साथ में ऐसा हुआ हो, वो आप हमारे बीच में साझा कीजिए। देखिए साहब, मेरी लाइफ बड़ी संघर्षों की लाइफ है। मैं एक गांव, छोटे से गांव का व्यक्ति हूँ जी। जहाँ तक दृश्य की बात आप कर रहे हैं, तो मैं मेरा जो जन्म है वो इतनी कठिनाइयों वाले गांव में हुआ है कि वो सारे दृश्य मुझे आज भी हैं। मेरे गांव में बीमारी फैली एक बार जी। दूर दूर तक इलाज के कोई साधन नहीं थे। हर घर से लगभग एक आदमी चला गया। माता निकली लोगों को, मैं छोटा था, तो मेरी बहन को भी निकली, तो उसका पूरा ये सब दिखना बिखना बंद हो गया। तो वो दृश्य जो मैंने भयानक देखा था वो, या फिर मैं कोरोना में आया, कोरोना काल में जो कुछ हमने देखा। देखिए, गरीबी, अमीरी, भूख प्यास चलती रहती है, लेकिन जब ये प्राकृतिक प्रकोप आते हैं जिनको संभाला नहीं जा सकता, तो वो मैंने कोरोना में देखा। मैं कोरोना में भी क्या है कि अंत्येष्टियों में जाता था। मैं कभी घर नहीं बैठा कोरोना में। लोग डरते थे कि लग जाएगा कोरोना, पर हमने कोई परवाह नहीं की। मैंने देखा कि 20-20, 25-25 मुक्तिधाम में लोगों को एक साथ, तो वो बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आती हैं, और मुझे लगता है कि ये नश्वर जीवन जिसका कहीं ना कहीं सर आपको ये भी लगा होगा कि अगर मैं बड़ा होता तो इन समस्याओं का हल कर सकता। और देखिए क्या होता है कि कई चीज़ें जो हम नहीं भी कर पाते जी, और कोई नहीं कर पाता, पर मन में एक जिज्ञासा तो रहती है कि शायद ऐसा ना होता, ये तो बड़ा बुरा होता है, ये सब अच्छा नहीं हो रहा है। तो मन में वही चीज़ें घर कर जाते हैं, सपने भी आ जाते हैं कभी कभार। ऐसा होता है, भाई मानव जीवन है, दिमाग है, कहाँ चला जाए। तो ऐसी भयानक चीज़ें मेरे जीवन में घटी हैं। कई दुर्घटनाएं मैंने देखी हैं। मैंने खुद बीन के रखा है। मेरी एक आदत है कि कभी दुर्घटना हुई है, मैं जाता नहीं वहाँ से। कई लोग कहते चले जाओ, मत देखो इसको, कौन पता नहीं कौन होगा, पर मैं जाता नहीं। मैं मतलब कुछ ना कुछ वहाँ निराकरण हो जाए, बात समझ में आ जाए,
वो आदमी ठिकाने पे पहुंच जाए, मैं तब तक प्रयास करूँ। तो क्या एक आम जनता समझने वाले विधायक इंजीनियर हरि बाबू राय आगे चल के आगे के दिनों में खुद को एक बड़े पद पर देखना चाहते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरे लिए जो क्योंकि सर जीवन, आजकल तो आपकी फ्रेंड फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है और जनता का प्यार आपके पास आपके प्रति है, और आपका जो चेहरे का ग्लो है, आपकी जो हंसी है, कुछ तो बयां करती है सर ये कि जनता का प्यार आप पर है, और आगे इस फ्रेंड फॉलोइंग की सहायता से आप आगे अगर कुछ अच्छे पद पर, अगर बड़े पद पर जाना चाहते हैं, ऐसा कुछ? मुझे जो जीवन में मिला है जी ये मेरी सोच से ज़्यादा जी है और मुझे पर्याप्त है। मेरी ना कोई बड़ी इच्छाएं हैं, और ये भी मेरी कोई इच्छा नहीं थी, ये तो पर समीकरण परिस्थितियों के कारण लोगों ने मुझे आशीर्वाद दे दिया है। मैं इस लायक ही नहीं था, मैं विधायक का चुनाव लड़ने लायक व्यक्ति नहीं हूँ। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, ना मेरा कोई बैकग्राउंड है, ना मेरे वंशानुगत है, मेरा कुछ भी तो नहीं है। फिर भी पार्टी ने मेरे पे भरोसा किया, जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। आगे मेरी सोच ही नहीं है बड़ी, तो मैं क्या बता दूं आगे मैं क्या कर पाऊंगा। अब जो ईश्वर कराएंगे, जो जनता कराएगी, जो समय कराएगा, जो भविष्य होगा वो मुझे। पर जितना भी है, मैं आज हूँ अगर, तो मैं आज की ही सोचता हूँ, आगे जो होगा देखा जाएगा। सर आखिरी एक सवाल शेष है और वही विशेष है कि आम व्यक्ति की समस्या को हल करने के लिए आप कम से कम कितना समय निश्चित करते हैं? वैसे मेरी एक दिनचर्या है, जी मैं समस्या हल कर पाऊंगा या नहीं होगी समस्या हल, पर मैं किसी व्यक्ति से ये नहीं कहता कि आप कल आ जाना। अगर मुझे किसी अधिकारी को फ़ोन करना है तो मैं उसी वक्त कर दूंगा, लाइन पर भी बात करा दूंगा सीधी कि भैया इनका काम है, अधिकारी महोदय से लेटर लिखना होगा तो हाल चाल लेटर लिख ये के आपने हाथ सर में कहीं पकड़ा ना कहीं दूंगा। सही कहा कि ऐसे नहीं कहते आप कि कल कल आ आ जाना, कल वाला काम नहीं। तभी मैं सर इतना लेट हो गया आपके पॉडकास्ट में। मैं ये नहीं कह पाता जी कि कल आ जाना, और मैंने सिद्धांत बनाया। जी। कल कल कहाँ से आज आया है जैसे तैसे, कैसे आया मर के लेके बेचारा, तो मैं कैसे, मेरी हिम्मत तो नहीं, भले ही सर मैं। हाँ जी। इतने भार होने के बावजूद भी सर आपके चेहरे का ग्लो, सर क्या राज है इसका, दर्शकों को बताएंगे सर? जीरो इतने तनाव, चेहरे की चमक जो है। जीरो टेंशन। क्यों भैया, आप टेंशन मत पालो, और मैं नहीं पालता कभी। मेरी ना कोई से लड़ाई, ना मेरा झगड़ा। मेरी इस उम्र में मेरे ऊपर कोई कोर्ट केस नहीं, कोई अदालती का, मतलब मैं जीरो केस वाला व्यक्ति हूँ, मैं और मेरा परिवार। नहीं तो कुछ ना कुछ होता है कि नहीं होता, किसी से बुराई, किसी का कुछ भी नहीं। और दूसरी बात, तो हम समझते हैं कि हम कांग्रेस में हैं और कांग्रेसियों का प्यार है, हम कांग्रेस के सिपाही हैं, और कह सकते हैं कि सर आज भाजपा वाले जो इतना बढ़ चढ़ करके बोलते हैं, जिन स्कूलों में पढ़े हुए हैं वो भी अपने कांग्रेस के बनाए हुए स्कूल हैं जिनमें ये भाजपा वाले पढ़ करके इतना बोल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, जिसने किया है, हास्य के नहीं तौर पे नहीं, भी ये आप। गलत है वास्तव में। जी नरेंद्र मोदी जी भी अगर जैसे कहते हैं कि उनने डिग्री, कोई फर्जी कहता है, कोई सही कहता है, चलो हम सही मान लें, तो वे कॉलेज या यूनिवर्सिटी उस समय के ही बने हैं, कांग्रेस के ही बने हुए हैं। ये एक सतत प्रक्रिया है, सरकारें आती हैं जाती हैं, काम करती हैं, परंतु शुरुआती 56, 57, 58 साल के आसपास कांग्रेस का शासनकाल रहा है, और जो देश का विकास हुआ वो उनके शासनकाल में इतना ज़्यादा हुआ। जितने बांध बने हैं, हाँ एक अच्छी आपने बात बताई, जितने बड़े बड़े बांध बने हैं वो कांग्रेस के शासनकाल के हैं, या तो वो अधूरे रह गए थे जो आज बन के तैयार हुए हैं। भले ही उनका लोकार्पण मैं कर दूँ, आप कर दो, कोई जो होगा मौके पे वो कर दे, पर ये जो बातें करते हैं कि हमने इतनी सिंचाई बढ़ा दी, इतना ये कर दिया सिंचाई, इनके समय एक बांध का, दो बांध का, चार बांध का नाम बता दें कौन से बने हैं। तो जिसने किया है उसकी भी गाथा गाते रहें, बड़प्पन ही होगा इसमें। लोगों को भी लगेगा कि देखो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 40% झूठ का भी प्रयोग हो रहा है हमारी सरकार में सर, क्योंकि सर कहीं ना कहीं ये होता है कि कहीं अपने बयानों में नरेंद्र मोदी जी कहते दिखते हैं कि मैंने तो पढ़ाई ही नहीं की है, मैंने तो स्टार्टिंग से भिक्षा मांगी है। अब कंप्यूटर की टाइप की हुई डिग्री है उनके पास, आप कह रहे पढ़ाई नहीं की, उस समय कंप्यूटर चलते ही नहीं थे। और वहीं एक तरफ जो उन अमित शाह जी हैं, हमारे गृह मंत्री जी, वो उनकी डिग्रियां दिखाते हुए दिखते हैं। आप बताइए, नरेंद्र मोदी जी ने जब डिग्री ली होगी तब कंप्यूटर था क्या?
तो वो तो टाइप ही है कंप्यूटर की, तो फालतू चीज़ें हैं जी सर। जनता सब समझती है। पर जिसने जो किया है, किसी भी सरकार ने अच्छा किया है तो उसका अच्छा भी कहना चाहिए, भले आदमी की एक पहचान होती है। ज़्यादा झूठ बोलना ठीक नहीं है। ये क्यों बोले इस जीवन में यार, अमर तो है नहीं है, किसी दिन पता चला कि चल दिए। फालतू की बातें करने से क्या फ़ायदा, वास्तविक जीवन जियो ना भैया, क्या दिक्कत है? जीवन का कोई भरोसा नहीं है सर। वास्तविक रहो, ज़्यादा इसमें नहीं पड़ना चाहिए। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मैं देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से आपके फ़ोन कॉल्स भी बहुत आ रहे हैं, और आज तो शादी का सीज़न है, तो आज तो काफ़ी शादी, मतलब मैं बता आज सकता हूँ दर्शकों को कि आज 80 से 100 शादियों में सर को जाना है। और बिल्कुल मेरे पास देखिए वो रखी है सूची 5 पेज की, जी। करीब 92 शादियों के निमंत्रण है लोगों का, तो मुझे उनके बीच में भी जाना है। और आप लोगों का भी मैं हृदय से आभारी हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ आपके आज तक चैनल का और आपका पब्लिक पॉइंट का, जो आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, मेरी बात को भी सुना, लोगों तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हृदय से आभारी हूँ। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ पब्लिक पॉइंट पर। और आज एक ऐसे मेहमान से हमने आपको जुड़ाया, मिलाया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी धन्यवाद कि आपने बहुत कम समय में हमें स्वीकृति दी, आपने अपने विचारों को रखा दर्शकों के बीच। और कहना चाहूँगा कि हमारे दर्शकों के लिए कि आपकी बातों को ज़रूर गंभीरता से लेंगे, और कहीं ना कहीं शिक्षा भी हम सभी को आपसे मिली है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका धन्यवाद, आप सबका। और बहुत व्यस्तताओं के बावजूद भी आपने हमें इतना समय दिया। जब मैं सर आया तो आपने जैसे सूची बताई, मेरे को इतनी शादियों में जाना है, तो कहीं ना कहीं मैं समझ गया कि अशोकनगर की पब्लिक का और लाखों जनता का, ये लाखों परिवारों का आप पर ये प्यार है। तो बहुत प्यार है मेरे ऊपर, बहुत आशीर्वाद, उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज मैं जी, बाकी मेरे पास कोई वो नहीं है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।